नमस्कार। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे पास जीतने की सारी व्यवस्थाएं हैं और वो व्यवस्थाएं काम भी आई और व्यवस्थाएं दिखी भी। जैसे ही ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हुई, भाजपा चुनाव जीत गई। तो आज बहुत सारे सवालों पर बात करेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि जो ईवीएम 70% चार्ज थी उनमें कांग्रेस के वोट थे और जो 99% यानी कि जो फुल चार्ज थी उनमें से सिर्फ भाजपा के वोट निकल रहे थे। जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। राहुल गांधी ने भी ये बयान दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी होने के साफ संकेत दिए हैं और साथ ही बोला है कि वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। बहुत सारे सवालों के जवाब आज लेना चाहते हैं। ये भी जानेंगे कि आखिर गड़बड़ी कहाँ थी, वाकई में ईवीएम में गड़बड़ी थी या फिर कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट ऐसा था जिसकी वजह से चुनाव हार गए। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत सर, इस हार के बाद बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में चल रहे हैं कि आखिर ये हार हुई कैसे, क्योंकि हरियाणा में ये बात पक्की मानी जा रही थी कि कांग्रेस ही आ रही है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी का आना और इस तरीके से आना, उसके पहले वाले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए आना, ये बहुत अचंभित करता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ईवीएम की वजह से हम हार गए। आपको क्या लगता है? देखिए, ये हरियाणा का मध्य प्रदेश हो गया है और कमलनाथ ने जो मध्य प्रदेश में किया था वो भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में किया। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। एक्चुअली ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, इसके कई सारे आपको एस्पेक्ट दिखाई पड़ेंगे कि अचानक जो भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों के लिए स्ट्रगल कर रही थी, वो बहुमत ही नहीं पूर्ण बहुमत हासिल करती है, 48-49 सीटों पर पहुंचती है, जबकि 2019 के चुनाव में वो बहुमत से पीछे थी। उसके पास 40 सीटें थी, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत। और तब जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, किसानों का आंदोलन, महिला पहलवानों की उत्पीड़न और अपमान का मामला, प्लस अग्निवीर जैसे नौजवानों को प्रभावित करने वाला मुद्दा, इसके अलावा महंगाई और ये तमाम चीजें तो है ही जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं। बावजूद इसके हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का हारना और बीजेपी का जीतना ये बताता है कि कुछ खेल हुआ है। और जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि नायब सिंह सैनी ने, और बहुत विश्वास के साथ उनका, अगर आप कॉन्फिडेंस देख रहे हो उस समय का, जबकि चुनाव के दरमियान कोई कॉन्फिडेंस नहीं था बीजेपी के किसी नेता में। मनोहर लाल खट्टर पीछे कहीं भाग रहे थे, मंच पे नहीं थे, मोदी जी ने उनको बुलाया तक नहीं। मोदी के रैलियों में 5000 से ज्यादा लोग नहीं जुट रहे थे, 4 रैलियां करके मोदी जी भाग गए। और अचानक ऐसा क्या होता है कि नायब सिंह सैनी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ये बोलते हैं कि हमने तो सारा इंतजाम, सारी व्यवस्था कर ली है, हम वैसे ही चुनाव जीतेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में जीते थे जी। अब तो डाउट छत्तीसगढ़ पर भी है कि छत्तीसगढ़ कैसे जीते थे आप। और इसकी आशंका प्रज्ञा जी मुझे पहले से थी, लेकिन होता यह है कि हम लोगों की सीमा है, जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होते हम नहीं बोलते। मेरे पास 4 दिन पहले खबर आ चुकी थी कि मतदान के आखिरी घंटे में खेल करने की योजना है, आखिरी घंटे में। उसके बाद हर ईवीएम पर 5 से लेकर के 20 वोट डालने की योजना है, ऐसी सूचना मुझे थी। अब चूंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता। अब चूंकि नायब सिंह सैनी ने खुद ही कहा है, अब हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और अगर एक ईवीएम में 20 वोट डाले जा रहे हैं, एक विधानसभा में 500 ईवीएम है, आमतौर पर ये मोटे तौर पर अनुमान, वो वोट होता है 10,000, 8,000, मिनिमम 5,000। अगर इतना वोट का खेल हो रहा है, और इसका एक और प्रमाण है, चुनाव आयोग क्या निकम्मा है कि वो अपने वेबसाइट पर अपडेट नहीं कर पाता है कि साहब कितने % वोट पड़ा है। रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक ईवीएम में वोटिंग हुई, मान लेता हूं 9 बजे तक। आप रात को अगर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं, ये तो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एक है जी। वही आपने पिछली बार लोकसभा चुनाव के पहले
एसबीआई को लताड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप आंकड़े दीजिए, वही आंकड़े 2 दिन के भीतर आ गए। जो एसबीआई करे साहब 2 महीना लगेगा अभी। चुनाव आयोग अगर चाहे, और एसबीआई कुरैशी इस बात को कह चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुबह तक, इससे ज्यादा देरी नहीं हो सकती। लेकिन यहां तो एक 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद जब आप आंकड़े दे रहे हैं तो वे आंकड़े कितने प्रामाणिक हैं, इस पर संदेह होता है। और इसीलिए चुनाव आयोग की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर अब नहीं है। मैं अब ये नहीं कहता हूं कि दांव पर है, प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है। ये चुनाव आयोग सीधा कटघरे में खड़ा हुआ है, क्योंकि एक इधर ये कहा जा रहा है ईवीएम पर पूरी तरह से आश्वस्त है विपक्ष की इसमें गड़बड़ी हो रही है और इसी गड़बड़ी की वजह से हम चुनाव हार रहे हैं, तो पूरा विपक्ष बहिष्कार क्यों नहीं करता ईवीएम का? डेफिनेटली विपक्ष लोकसभा के बाद भूल गया। लोकसभा के पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हम अभी तत्काल नहीं इस पर कोई डिसीजन ले सकते हैं, चुनाव है। आप उसके बाद क्यों नहीं गए? अगर आपको, या तो आप बोल दो कि हमें डाउट नहीं है, तो खत्म है फिर। और मैं ये कह रहा हूं कि जो हमें सूचना थी जी कि आखिरी घंटे में खेल होना है, अब यहां पर आता है आपका मिसमैनेजमेंट। हम 70 और 80 90 के दशक में बैठे हैं, ऐसा लगता है कि जहां ऐसा, हालांकि उस समय भी बूथ कैप्चरिंग होती थी, लेकिन 90 से 2000 और 2010 के बीच में, खास करके टीएन शेषन के बाद जो चुनाव की प्रतिष्ठा बढ़ी थी, उसके बाद यह संभवतः पहली बार ऐसे हो रहा है। मतलब इस रेजिम में, इन 10 साल में टीएन शेषन के बाद चीजें बदल चुकी थी। और अगर आपको यह मालूम है, आपको आशंका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो फिर आप खामोश क्यों बैठे हैं? या तो आप मुद्दा उठाएं, या फिर अपने उस पूरे तंत्र को मजबूत करें। अब आप बाद में चिल्लाते हैं चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। अरे साहब, चोरी जब हो रही थी, आपको मालूम है कि वो चोर है, हमारे मोहल्ले में चोर आ गया है, तो लाइट ऑफ करने से चोरी नहीं रुकेगी कि हमने लाइट ऑफ कर ली, अब चोर को दिखेगा नहीं, हमारे घर में घुस नहीं पाएगा वो। ये तो मूर्खता है ना। अगर आपको मालूम है कि चोरी हो सकती है, तो फिर आपको अपना पूरा तंत्र मजबूत करना होगा। वोट कैसे डलवाना है, एजेंट आपके कौन होंगे, वहां पे क्या निगरानी करनी है, ईवीएम में जब काउंटिंग हो रही है, ईवीएम में जब वोट पड़ रहे हैं, उस समय आपको क्या चीज देखनी है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो जब आपके कार्यकर्ता ट्रेंड ही नहीं है इसके लिए कि ईवीएम में कहां कितना नंबर बढ़ गया, जो सी आपका वो है पेपर जो होता है, वो पेपर, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है आपके पास, तो वो क्या करेगा? तो दरअसल ये सिर्फ नायब सिंह सहनी वाला मामला नहीं है। वो तो मैं कह रहा हूं ना कि चोर तो आ गया है। अब आप लाइट ऑफ कर लें और सोचे कि नहीं हमारे घर में चोरी नहीं होगी, तो फिर ये तो आपकी मूर्खता है। उस समय आपको मजबूत हो जाना चाहिए था कि बीजेपी क्या क्या करती, बीजेपी विभाजन करती है, बीजेपी लड़ाती है, बीजेपी र्यूमर पैदा करती है, बीजेपी डराती है, ये सब करती है। स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये उनकी सारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो तो लोकतंत्र के साथ खेल रहे हैं, मजाक बना दिया उन्होंने। आपके साथ क्या है कि जनता आपके साथ खड़ी है। आप कोई भी मूवमेंट अगर खड़ा करते हैं तो लोग आपके साथ है, ये लोगों ने बता दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चले तो पूरा देश उनके साथ हुआ, जनभावनाएं उनके साथ थी। आपने कोई भी मूवमेंट खड़ा किया, लोग आपके साथ, विपक्ष के साथ है। अब लोगों की गलती नहीं है कि आपके घर से चोरी हो गई, ईवीएम में आखिरी घंटे में बढ़ गए, या मतदान में 99% बैटरी मिली, ये लोगों की गलती नहीं है। लोगों ने भरपूर उत्साह, और ये पूरे सर्वे कह रहे थे, कोई एक आदमी नहीं कह रहा था, मैं और आप नहीं कह रहे थे, सारे एग्जिट पोल्स भी यही बोल रहे थे, सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस के साथ बीजेपी वालों को आश्चर्य है कि हम कैसे जीते। सुनामी आने वाली है कांग्रेस की, एनालिस्ट तो ये बोल रहे थे, सुनामी आ रही है, ये बोल रहे थे। अरे बीजेपी वालों को यकीन नहीं था, छोड़ दीजिए दूसरों का, उनको लग रहा था कि इज्जत बच जाए तो बहुत है, उनको यकीन नहीं हो रहा था कल के नतीजों पर। तो कैसे हो गया?
और अगर ये हो गया, अब उसमें एक और तीसरा फैक्टर है, और वो मुझे लगता है कि ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत है। भूपेंद्र हुड्डा बनाम कुमारी शैलजा, एक तो झगड़ा ये जिसने कांग्रेस को जमीन पर काम करने से ज्यादा इस पर केंद्रित कर उलझाए रखा। मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी तो भाई चुनाव हुआ नहीं, जो हम लोग गांव की भाषा में मुहावरा कहते हैं ना कि गांव बसा नहीं और भीख मांगने वाले आ गए, तो अभी तो हुआ ही नहीं, कुछ मतदान हुआ नहीं। ये तो क्या बीजेपी में ऐसा हो सकता है? संभावना ही नहीं है। हाईकमान तय करेगा कि विधायक तय करेंगे, ये बाद की बात है। पहले मतदान हो जाए, परिणाम आ जाए, शाम से लड़ते आप, नतीजे आते, उसके बाद खूब सिर्फ फुटबॉल करते, फिर आप अपनी जोर आजमाइश करते। एक तो ये था। दूसरा, भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से अपनी चलाई है, मनमानी की है। लोग कहते हैं कि साहब पार्टियों में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी। अब इंटरनल डेमोक्रेसी अगर केंद्र के स्तर पर हो गई तो स्टेट में एक बैठा हुआ है, कोई कमलनाथ बैठा है, कोई भूपेश बघेल बैठा है, कोई ये भूपेंद्र हुड्डा बैठा है, जो उनके कुमारी शैलजा के प्रभाव वाले क्षेत्र में भी अपना कैंडिडेट उतार रहा है, अपनी पसंद का आदमी उतार रहा है। और सुनने में तो यहां तक आया है कि एक दूसरे ने हरवाया है कि उनके लोग हारे, वो सोच रहे थे उनके लोग हारे, तो निपट गए। जो ठीक वही राजस्थान में हुआ था कि 45, 46, 48, 50 के ऊपर ना जाए, ये भूपेंद्र हुड्डा सोच रहे थे, वरना फिर आला कमान अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनाएगा। अशोक गहलोत भी यही सोच रहे थे, और मुझे बहुत इंटरनल जानकारी है, ये मैं बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं। अशोक गहलोत चाहते थे कि केवल बहुमत आए, बड़ा बहुमत ना आए, ताकि हम जमे रहें। तो कांग्रेस में जब इंटरनल इस तरह की स्थितियां हैं तो क्या होगा? अब इस पर नकेल लगाने की जरूरत है, नकेल कसने की जरूरत है। वो खड़गे साहब करेंगे, वो राहुल गांधी तो हालांकि कोई अध्यक्ष तो है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी की वही है, सबसे ज्यादा लोकप्रियता जिसकी होती है वही नेता होता है। लेकिन तो ये काम राहुल गांधी को करना चाहिए। इतना मजबूत रखना चाहिए था कि ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए थी। वो भी चुनाव में एकदम खुलकर सब कुछ हो रहा था। अब दो गलतियां हुई। कुमारी शैलजा ने जब शुरू किया तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं रोका, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों नहीं रोका कि आपकी जबान नहीं चलने चाहिए, आप जाकर के पहले प्रचार कीजिए, उसके बाद देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर कुमारी शैलजा को किसी जाट नेता ने अपशब्द कहे थे तो भूपेंद्र हुड्डा को तत्काल उस पर रिएक्ट करना चाहिए था, कुमारी शैलजा से मिलना चाहिए था कि ये बहन तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल हम आपके सम्मान में खड़े हैं। लेकिन इससे आपका बड़ा दिल दिखता। एक जी सर, ये तो हो गई संगठन की बात, चलिए इस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं समझना चाहूंगी, जनता का मूड क्या है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि कांग्रेस को उनका वोट बैंक मिल जाएगा, हिंदुओं को बंटना नहीं है। और योगी आदित्यनाथ भी जब गए थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि बटोगे तो कटोगे। तो क्या अब ये बीजेपी का हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा फिर से चलने लगा है? जनता फिर से इस पर विश्वास करने लगी है क्या? नहीं, 100% नहीं। मैं कभी इस बात को नहीं मानता। आप जरा वोट परसेंटेज देखिए, वोट परसेंटेज में कितना अंतर है, पॉइंट कुछ परसेंट का अंतर। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, पॉइंट कुछ परसेंट का अंतर है इसका, और 13-14% की जंप है कांग्रेस पार्टी की। हाँ, राइट। तो ये कहां से वोट आ रहा है? हाँ, पाकिस्तान से तो नहीं आ रहा है ना, ये पाकिस्तान का वोट तो नहीं है ना, ये वोट तो हरियाणा के लोगों का है। और मुसलमान को हम मान लें कितना है, 7%, सिख 5%, और जंप कितनी है, 14%। तो ये तो अब वो बीजेपी का अपना प्लेटफॉर्म है, वो उस पर बात करेंगे। लेकिन असल में जो हुआ है, देखिए प्रज्ञा जी, ये देश जाति प्रधान है, ये धर्म प्रधान देश नहीं है। और आपको आश्चर्य इस बात का होगा कि इस्लाम और ईसाई धर्म में भी बाकायदा जाति व्यवस्था है, पूरी तौर पर। इसी जैसे हिंदू धर्म में है वैसे ही वहां पे भी है। अब जो जाति व्यवस्था है, अब उसमें हुआ ये कि जाट और जाटव
ये दो जातियां जो प्रभावशाली, एक दलितों में प्रभावशाली और दूसरा हरियाणा में प्रभावशाली, जिसकी आबादी 22-23% है, और जाटव वहां पर टोटल दलित 20% के ऊपर है, और उसमें मुझे तो आधा जाटव होगा, 10% हम मान लेते हैं। तो कांग्रेस जो पॉलिटिक्स कर रही थी वो जाट और जाटव की पॉलिटिक्स कर रही थी। 48 सीटें इन दो जातियों को दी गई 90 में से। बीजेपी ने खेल किया है ओबीसी वोट बैंक में, ये यहां से विभाजन हुआ है। ओबीसी है 35%। अब अहीर वाले इलाके को आप देख लीजिए, वहां सुपड़ा साफ किया है बीजेपी ने। तो ये जो ओबी और सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, नरेंद्र मोदी आइडियोलॉजी के बेस पर हम विरोध करें, लेकिन नरेंद्र मोदी को राजनीति करनी आती है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, इसमें कोई तो राय नहीं। उस आदमी को राजनीति करना आता है कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग करना है। खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को लेकर के आता है वो आदमी। सैनी माने जिसको यहां कुशवाहा मौर्य कहते हैं, सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं। तो उस समाज के व्यक्ति को उसने मुख्यमंत्री बनाया और पूरे ओबीसी समाज में मैसेज दिया, एंटी जाट पॉलिटिक्स कर ली। अपर कास्ट आ गया, अपर कास्ट ओबीसी और नॉन जाटव दलित, ये कॉम्बिनेशन बनाया और इसमें सफल हो गई बीजेपी। हालांकि यहां राहुल गांधी का प्रभाव था, कांग्रेस पार्टी को लोग चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जिस तरह से एरोगेंट होकर के सामने आ रहे थे, और जमीन पर क्या है ना कि जाट जो कहता है, अभी भी कुछ लोगों ने मुझे बताया, वो कहता है कि पैरों की जूती खोपड़े पर नहीं रखी जाती है। दलितों के बारे में ऐसी बात करते हैं, तो क्या वो स्वीकार कर लेगा कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री हो? असल में विभाजन ये हुआ है लोकतंत्र में। हमेशा जहां पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में विभाजन होता है, लेकिन जो मोदी और योगी कह रहे हैं वो विभाजन नहीं है, कतई विभाजन नहीं है वो। हिंदू मुसलमान सिख सबने दिया है कांग्रेस पार्टी को वोट। और ये जो 14-15% बढ़ा है, वो मैंने कहा ना कि पाकिस्तान से नहीं आया है, इसी हरियाणा का वोट बैंक। उसमें से वो नॉन जाटव दलित भी है, थोड़ा पिछड़ा भी है, थोड़ा अपर कास्ट भी है, लेकिन बड़ी संख्या चली गई है बीजेपी के साथ। वो र्यूमर की वजह से जो बीजेपी ने खेल किया, एंटी जाट जो चलाया, वो टिकट नहीं दिए, रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने सम्मान की तो बात की, और मैं बराबर कहता हूं कि जो दलित और अति पिछड़ा है, दलितों में भी खास करके अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो नॉन जाटव दलित, या हरियाणा में भी नॉन जाटव दलित, नॉन जाटव दलित और अति पिछड़ा पसमानदा, ये तीन समुदाय इस समय पॉलिटिकली बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं, और वो अपनी हिस्सेदारी और अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं इस समय। भाई उन्होंने 60-70 साल तक वोट किया, किसी और को वो नेता मानते रहे, आज वो चाहते हैं कि उनका अपना नेता। डेमोक्रेसी में जो सत्ता का पावर है वो ऐसे ही छन छन करके नीचे जाता है, और आज वो वहां पहुंच गया है। तो वो लोग अपना रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, ये काम बीजेपी बखूबी कर रही है। वो सैनी को ले आएंगे, उन्होंने वो दूसरे और ओबीसी जोगी ले आएंगे, वहीं पर दलितों में मैंने देखा ना कि खटीक भी है, वाल्मीकि 6 जीते हैं, सोनकर आप जीते हैं, कोरी एक वहां पे विधायक जीता है, और इधर ओबीसी में भी कई उस तरह की जातियां हैं। तो जो बिल्कुल कमजोर जातियां हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसका फायदा मिला बीजेपी को। अच्छा रविकांत सर, एक चीज ये भी है, क्या आपको लगता है कि अगर इंडिया को साथ लेकर चलती कांग्रेस, अखिलेश यादव को साथ लेकर चलती, आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चलती, तो क्या रिजल्ट कुछ और हो सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आम आदमी पार्टी के साथ बात लगभग बन चुकी थी, लेकिन आखिरी में वो नहीं बनी। जो चर्चा चल रही थी वो शायद 5 सीट पर बात बन रही थी। दूसरा, अहिरवाल इलाके में अखिलेश यादव को अगर 1 सीट दे दी गई होती, वहां का यादव 90% बीजेपी के साथ है, तो कुछ तो सेंधमारी होती। अखिलेश यादव से बड़ा यादव नेता पूरे देश में कोई नहीं आज की तारीख में। भाई आप पावर से ही तो नापते हैं ना,
36 37 सांसद हैं, तीसरे नंबर की देश में पार्टी है। ऑब्वियस है कि अखिलेश यादव आज यादव समाज के देश के सबसे बड़े नेता है। तेजस्वी यादव नहीं है उनके सामने। तो अखिलेश यादव के साथ आप उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे थे, आपने चुनाव लड़ा, तो क्या दिक्कत हो रही थी कि अखिलेश यादव को आप लेकर के जाते? कोई प्रॉब्लम थी क्या? अगर अखिलेश यादव एक सीट मांगते तो आप अहिर वाले इलाके में दे सकते थे और उसका बड़ा फायदा आपको मिलता। वो 18-20 सीटों पर आपको प्रभावित करते। इंडिया अलायंस जब आप लेकर के चले और उसका एक बड़ा मैसेज जाता, आज क्या हुआ? अब आज उसका जो दुष्परिणाम हुआ है कि जैसे ये नतीजे आए हैं, उधर उद्धव ठाकरे, इधर अखिलेश यादव दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने। जब आप हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हो तब आप भाव नहीं देते हैं, तो ऑब्वियस है वो भी क्यों देंगे? कल नरेंद्र मोदी ने खेल कर दिया। अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो क्या सर भाजपा से जीत पाएंगे? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपके पास न तो मनी है, न मशीनरी है, कुछ है ही नहीं। आपका तो अकाउंट सीज है कांग्रेस पार्टी का जी। आपके पास उतने वर्कर नहीं है, उस तरह के संजीदा वर्कर नहीं है जो बीजेपी के पास है। अब उत्तर प्रदेश में अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो वर्कर किसके पास है? हम मानते हैं और बराबर कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ लोग हैं, वोटर है उनके साथ। दलित के प्रति, दलितों में हम हमदर्दी देख रहा हूं, मुसलमानों में हमदर्दी है, अति पिछड़ा भी राहुल गांधी को चाहता है, लेकिन वोट डलवाने के लिए वर्कर चाहिए होता है ना, वो आपके पास नहीं है। लीडरशिप आपके पास नहीं है, संगठन आपके पास नहीं है, उसके लिए आप समाजवादी पार्टी पर निर्भर होते हैं। तो फिर सामंजस्य बनाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल भाई, राहुल गांधी तो इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ जो व्यक्ति इंडिया अलायंस को जोड़े रखना चाहता है वो राहुल गांधी है। उन्होंने कोशिश की कि आम आदमी पार्टी साथ में आ जाए, वो क्यों नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता है, लेकिन राहुल गांधी ने ये कोशिश की थी। लेकिन आसपास के जो चंगू मंगू होते हैं ना, वो प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं कि नहीं, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनकी वजह से तो कांग्रेस पार्टी डैमेज हुई है, तो जब तक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो नहीं खत्म होंगी तब तक हम नहीं बढ़ सकते। तो खत्म कर लीजिए, खत्म। फिर आपको लड़ना किससे है? फिलहाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। उसके लिए जब आपने बड़ा दिल दिखाया लोकसभा चुनाव में और आपको एक मजबूत विपक्ष चाहिए, तो फिर थोड़ा कंप्रोमाइज करना चाहिए। और ये मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी को भी कंप्रोमाइज करना चाहिए, वो उद्धव ठाकरे को भी कंप्रोमाइज करना चाहिए। लेकिन एक तरफा नहीं हो सकता कि एक तो करे दूसरा ना करे, ये संभव नहीं। तो आपको दोनों को करना पड़ेगा और इसके लिए जो बड़े शीर्ष लीडरशिप है उनको बैठना पड़ेगा। अब पता लगा कि आप चुनाव में बिजी हो गए। क्या हुआ था? नीतीश कुमार कैसे नहीं आ पाए? आप चुनाव में बिजी हो गए। ये सवाल उठा था ना कि आप 3 राज्यों के चुनाव में बिजी हो गए। अरे चुनाव में बिजी थे तब भी आप बातचीत तो जारी रख सकते थे। खड़गे साहब थे, खड़गे साहब बातचीत जारी रख सकते थे। ये तो होना चाहिए ना। एक होती है ना आपकी कि ये हमारी बॉडी है, वो बात करेगी, इंडिया अलायंस को रखेगी, बातचीत करेगी। हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई प्रचार कर रहा है, कोई संगठन को देख रहा है। अब यहां अकेले आप राहुल गांधी पर निर्भर हो जाएंगे, राहुल गांधी हवा में चुनाव जिता देंगे, उसके बाद आप एंजॉय करेंगे। अगर ये भूपेंद्र हुड्डा सोचते हैं, भाई कमलनाथ ने क्या किया था मध्य प्रदेश में? कौन? अखिलेश यादव। कौन अखिलेश? बखलेश उड़ गए हवा में। कम से कम ये अहंकार तो ना दिखाइए। आपको नहीं गठबंधन करना है। सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कांग्रेस की इस हरियाणा चुनाव में जो महाराष्ट्र में कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए? 2 बड़ी गलतियां हैं। पहली गलती कि आपके पास जो वर्कर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है जो होने चाहिए। फुल्ली ट्रेंड वर्कर्स मतदान कराने से लेकर के और मतगणना तक मुस्तैद रहने वाले, बहुत जिनको कहते हैं शिद्दत के साथ काम करने वाले, ऐसे आपको वर्कर्स चाहिए। संख्या एक जिले में आपकी 100 हो सकती है, 200 हो सकती है। ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नंबर 1। नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण है सोशल इंजीनियरिंग। आप और मैं इस बात को प्रज्ञा जी 1 साल से नहीं 2 साल से कह रहा हूं।
कि इस समय राजनीति इन तीन समाजों की तरफ जा रही है। नॉन जाटो दलित, अति पिछड़ा समाज और पसमानदा मुस्लिम। मुस्लिम जो एलीट है अब वो भी पॉलिटिकल उसमें नहीं है, वहां जा रही है। तो इन समाजों को आपको प्रतिनिधित्व देना ही होगा, बिना ये दिए और इंडिया अलायंस को जोड़े रखना होगा। कंप्रोमाइज करने की स्थिति में आप रहेंगे, ये आपको गलतियां नहीं करनी है महाराष्ट्र में। हालांकि वहां तो महाविकास अघाड़ी पहले से है, लेकिन ये ना हो कि खींचतानी सीम हो जाए कि हमारी इतनी सीट उतनी सीट और पता लगा कि आपने कबाड़ा कर लिया। तो ये नहीं होना चाहिए। सर एक चीज ये भी है कि बीजेपी तो पूरी कोशिश करेगी क्योंकि उनका मेन एजेंडा ही हिंदू मुसलमान है। महाराष्ट्र में पूरी तरह से हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हिंदू मुसलमान नहीं होता है तो फिर बीजेपी का तो चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आरएसएस भी इसलिए कह रही है कि हिंदुओं को बंटने नहीं देना, हिंदुओं को बंटना नहीं। आपको क्या लग रहा है इस हिंदू मुसलमान की काट क्या है इस समय पर? देखिए प्रज्ञा जी, पहली बात तो ये कि हिंदू मुसलमान इस देश में पॉलिटिकली नहीं होता है, चुनाव का वो नहीं है। अब आप देखिए 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद जब गिराई गई, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं जीत पाई थी। उससे ज्यादा घनघोर पोलराइजेशन नहीं हो सकता। एक दूसरा उदाहरण, 20 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होता है और लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार जाती है, अयोध्या हार जाती है। हिंदू मुसलमान पर नहीं होता है वोट। असली जो चुनाव होता है वो जाति बेस्ड होता है। अब मैं बार बार पसमानदा की क्यों बात कर रहा हूं? मैं मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं पसमानदा मुसलमान कह रहा हूं। जो मुसलमानों के भीतर जातियां हैं, वे जातियां भी असर्ट कर रही हो, वो पिछड़ी भी जातियां हैं, उसमें दलित जातियां भी हैं। तो जो विभाजन होगा वो जाति के आधार पर होगा। गोलबंदी जो बीजेपी करती है वो जातियों की गोलबंदी करती है, वो हिंदुओं की गोलबंदी नहीं करती। अगर हिंदुओं की गोलबंदी करे तो वो उत्तर प्रदेश में क्या ये कहेंगे कि ये यादव बड़े खराब हैं? यादव हिंदू नहीं है क्या? या जाटवों ने तो सारा रिजर्वेशन खा लिया, यादव सारी मलाई खा गए, ये तो नहीं कहना चाहिए ना फिर, अगर हिंदू वो पोलराइजेशन कर रहे हैं तो। ये बाहर दिखाने के लिए है उनका। अच्छा, ये पूरा नैरेटिव गुमराह करने के लिए होता है। और ये बात मैं पिछले 4-5 साल से कह रहा हूं कि हिंदू धर्म और हिंदू एजेंडे के साथ बीजेपी कभी चुनाव न जीत सकती है न जीतती है। असल में वो सोशल इंजीनियरिंग करती है, जातियों को डिवाइड करती है बहुत बुरी तरीके से। जाटव को नॉन जाटव से, ओबीसी में यादव वर्सेस पहले कुर्मी करना, फिर अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी करना। अभी अति पिछड़ा को लेकर के वो लोग कर रहे हैं। उपवर्गीकरण का जो सवाल आया, रोहिणी कमीशन अभी लागू होगा, और फिर उसमें अपर कास्ट में भी आप देखिए कभी ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण शुरू हो जाएगा। ये विभाजन करना बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है। तो चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, चुनाव जातियों के विभाजन पर होगा, लेकिन नैरेटिव सेट किया जाएगा। हिंदू मुसलमान का, कश्मीर का, ये सारे, पाकिस्तान आ जाएगा, ये सब आएंगे। तो सर इन चुनावों का गुमराह करने महाराष्ट्र में क्या पड़ेगा, आपको क्या लगता है? हिंदू मुसलमान का कोई असर नहीं होने जा रहा है। हाँ, हरियाणा से चुनावों के नतीजों का डेफिनेटली कोई नहीं। अब इसमें क्या वो गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि देखिए हिंदू मुसलमान कितना है वहां, मेवात के क्षेत्र को छोड़ करके बाकी हरियाणा में तो मुसलमान है भी नहीं। तो ध्रुवीकरण भी नहीं हो सकता। लेकिन वो दिखा ऐसे रहे हैं जैसे ये ध्रुवीकरण हुआ है, लेकिन असल में ध्रुवीकरण वो एंटी जाट और एंटी जाटव उन्होंने किया है। ओबीसी को उभार करके वो उन्होंने ध्रुवीकरण किया है। तो जातियों का ध्रुवीकरण है ये धर्म का ध्रुवीकरण नहीं है। आपका महाराष्ट्र में भी वो यही करेंगे और दिखाएंगे ऐसे। हालांकि राहुल गांधी ने उसके लिए पहले से तैयारी कर ली, शिवाजी महाराज को लेकर के आए। अब शिवाजी महाराज पर वो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, या मुंबई के पुराने दंगों को लेकर के वो बात करेंगे। अभी कश्मीर आ जाएगा, फिर पाकिस्तान आ जाएगा, ये सब आ जाएगा।
लेकिन असल में महाराष्ट्र का जो पूरा एरिया है, महाराष्ट्र तो हम्म। ज्योतिबा फूले से लेकर के अंबेडकर तक की धरती है। हम्म। हिंदुत्व का एक ही काउंटर है, वो है सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स। हम्म। एक ही। अब उसको चाहे आप जाति की पॉलिटिक्स कह लें, असल में वो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है। जी। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों में दलित, या थोड़ा नीतीश कुमार की भाषा में कहें तो महादलित। हम्म। अब जैसे महाराष्ट्र में जो दलित हैं, उनमें दो तीन वर्ग आप मान सकते हैं। एक महार है, दूसरा जाटव चमार है, तीसरा और अदर्स। जी। मुख्य जो कन्फ्लिक्ट है वो डॉक्टर अंबेडकर के जमाने से महार वर्सेस चमार रहा है। हम्म। चमार वोटर रहा है कांग्रेस के साथ, महार बाबा साहब के साथ था। लेकिन बाद में अभी की स्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव में महार समाज ने भी कांग्रेस पार्टी को वोट किया था संविधान के लिए। लेकिन अब वो आएगा कि नहीं आएगा। और मैं एक बात और कह दूं, जो संविधान है वो अब चुनाव जिताऊ इशू नहीं है, वोट का इशू नहीं है। नैरेटिव बनाएगा वो, लेकिन उस आधार पर वोट नहीं पड़ेगा, वो पड़ चुका है, जीता नहीं जा सकता। राइट 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 राइट। तो आप उसके आधार पर अब नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो आपको उसके आगे एक कदम आगे चलना पड़ेगा। वो आपका सहयोग करेगा, जैसे बीजेपी के लिए हिंदुत्व सहयोग करता है, लेकिन हिंदुत्व के आधार पर वोट नहीं मिलता है। वोट उनको मिलता है जातियों की अपने गणित के जरिए। वैसे ही संविधान जो राहुल गांधी हाथ में लेकर के चल रहे हैं, वो एक नैरेटिव के स्तर पर आपकी मदद करेगा, वो इमोशनली जोड़ेगा लोगों को। लेकिन अगर आपने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, जो महाराष्ट्र की अन्य जातियां हैं, चाहे उसमें धोबी हो, कोरी हो, सोनकर हो, वाल्मीकि हो, ये जो तमाम जातियां हैं, अगर आप इनको प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो क्या वो केवल संविधान के आधार पर आपके साथ आ जाएंगे? बीजेपी ने दे दिया तो उधर चले जाएंगे, ऑब्वियस है। अति पिछड़ा जो समाज है, वहां तो आपका जोगी भी है, आपका कई ऐसी जातियां हैं जो अब लोहार कुम्हार ये सब तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी जातियां हैं जिनको उत्तर प्रदेश में हम लोग कम जानते हैं। तो उन जातियों को आपको देना पड़ेगा, ऑब्वियस है कि वहां पर आपको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, तभी ये संभव है। अदरवाइज फिर आप सोचेंगे कि हिंदू मुसलमान पे हम चुनाव हार गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसको ना पहले स्वीकार करता था, ना अभी स्वीकार करना चाहता हूं। बीजेपी कभी हिंदू मुसलमान के आधार पर चुनाव नहीं जीतती, वो केवल गफलत पैदा करती है, डराती है विपक्ष को कि विपक्ष उसके जाल में फंस जाए। आप तीन चीजें, सम्मान, प्रतिनिधित्व और एजेंडा, जी, ये तीन लेकर के अगर आप चल रहे हैं, अब ये नहीं है कि आपने एजेंडा, तो जैसे राहुल गांधी एजेंडे पर बात कर रहे थे, सम्मान की बात कर रहे थे, लेकिन प्रतिनिधित्व तो आपने दिया नहीं, तो वो नहीं आया। मुझे लगता है इन तीन में सबसे पहले प्रतिनिधित्व है कि आपको जगह देनी होगी, आपको नेता बनाने होंगे उन समाज के, फिर आपको सम्मान की बात करनी होगी, एजेंडे की बात करनी होगी, तो ये समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी से लोग नाराज हैं, इसलिए आसानी से खड़े हो जाएंगे। इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये चीजें तो चाहिए ही, इसको आप टाल नहीं सकते। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे थे कि आखिर कांग्रेस की हरियाणा में हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा। विस्तार से चर्चा हुई। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हमारी शक्ति बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।